हेलो एंड नमस्कार गाइज। 5th और 6th दिसंबर पे इंडियन बैंक एलबीओ के इंटरव्यूज़ शेड्यूल्ड थे। तो मेरा भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू था 5th दिसंबर को मुंबई वेस्ट जोन से। तो इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और जो कुछ गलतियां मुझे मेरी लगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 5 दिसंबर को सुबह हमारा 9:30 को रिपोर्टिंग टाइम था। तो जैसे ही हम वेन्यू पे पहुंचे तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहाँ पे सब बच्चों को बिठाया गया था। तो उसके बाद एक मैम आई वहाँ पे, उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कह सकते हो आप, वैसा एक फॉर्म हमको दिया। उस पर आपको पूरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से सीक्वेंस में लगाने हैं उसका पूरा लिस्ट दिया होता। उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे। तो और वो अरेंज करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। उसमें क्या करते हैं, वो आपने जो जेरोक्स लगाया है, एक सेट ऑफ जेरोक्स वो मांगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो वो जेरोक्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रॉस चेक करते हैं कि वही है कि नहीं। सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो चेक किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। वहाँ पे आपका आईरिस स्कैन यानी कि आंख का स्कैन लिया जाता है। उसके बाद आपका एक पिक्चर भी लिया जाता है और एक राइट थंब भी आपका वहाँ पे स्कैन करके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही थी। वहाँ पे मेरा जो सेंटर था वहाँ पे करीब करीब 50 स्टूडेंट्स का 5 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाने वाला था। ठीक है, तो सब लोगों को एक साथ वहाँ पे बैठाया गया था। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, वो जो भी है उस अकॉर्डिंग आपको अपना जो आगे का प्रोसेस है वो करना था। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक होने के बाद वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल से निकाल के मतलब सिक्वेंशियली एक अगर जिनका भी हुआ है उनको, और एक वहाँ पे एक वेटिंग एरिया था, वेटिंग एरिया छोटा सा था, उनको उन्होंने एक रूम में कन्वर्ट कर दिया था जहाँ पे वो कंडक्ट कर रहे थे एलपीटी। ठीक है, तो एलपीटी एक्चुअली हम जिस स्टेट से है, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरा मदर टंग भी मराठी है। तो वहाँ पे एलपीटी होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एलपीटी कंडक्ट किया गया था। पर ये एलपीटी प्रॉपर एलपीटी नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने जो देखा है वहाँ पे एक प्रॉपर एलपीटी का टेस्ट रहता है पूरा सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन का और सब चीज़ का। तो यहाँ पे एलपीटी के अंदर हमसे क्या किया गया था, वो एक सर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने हमको एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म पे दो सेंटेंसेस दिए गए थे। एक सेंटेंस था आपका इंग्लिश में और एक सेंटेंस रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज, यानी कि मेरे केस में मराठी में एक सेंटेंस था। तो वो आपको जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है वो मराठी में ट्रांसलेट करना था, और जो मराठी वाला सेंटेंस है यानी कि जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा उस लैंग्वेज में जो सेंटेंस है वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, ये करने के बाद वो सर आपको पूछ रहे थे कि आपको 9 सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है, तो आपको वो चॉइस दे रहे थे, मतलब मुझे स्पेसिफिकली मेरे केस में मुझसे पूछा था कि आपको 3 सेंटेंसेस खुद के बारे में बोलने हैं, 3 सेंटेंसेस आपके स्टेट के बारे में बोलने हैं, और 3 सेंटेंसेस अपने कंट्री के बारे में बोलने हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल 9 क्वेश्चन आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज जो भी आपका रहेगा उस रीजनल लैंग्वेज में बोलने थे। उसके बाद कुछ वो कन्वर्सेशन भी आपके साथ करते हैं बीच बीच में, तो उससे उनको पता चलता है कि आपका एक्चुअली लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है या नहीं। ठीक है, तो ये सब हुआ था इंटरव्यू के पहले। ये जब हुआ था उसके बाद हमको ले जाया गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो मेरे बैच में सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही कंडक्ट किया गया था, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का जो सीक्वेंस था वो मैंने एक्चुअली पहले से ही, जो आपको ईमेल आता है ना उसमें जो सीक्वेंस रहता है उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने रहते हैं, इसलिए मैंने वो पहले से करके रखा था। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मेरा ही हुआ था, क्योंकि बाकी सब बच्चे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में ही लगे हुए थे। तो उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू के लिए मुझे अंदर लिया गया था। तो पहला इंटरव्यू मेरा ही था। तो आपके सामने 5 लोगों का एक पैनल बैठता है। ठीक है, उनमें से एक जो सेंटर में बैठ रहे थे, यूजुअली सेंटर में बैठ रहे थे, वो हेड ऑफ द पैनल रहते हैं। तो मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद मैंने अपना सैल्यूटेशंस किया, उनको गुड मॉर्निंग वगैरह बोला, और उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो, आपके साथ और कौन रहता है। तो और जो भी, मतलब मैंने तो फिर उनको बता दिया कि मैं और मेरे पेरेंट्स रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपका अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ आप हमको बताइए। ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड इन शॉर्ट, कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया हुआ है और कब किया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा था। फिर वो बताने के बाद मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन हुआ है 2016 में, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आपका जो इतने साल का गैप है इसके बीच में आपने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। आपका अगर कितना भी बड़ा गैप हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। क्योंकि आपके सामने जो बैठे हैं वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू लिया रहता है। उनको आपका जो झूठ है वो एकदम फटक से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उस पर काउंटर क्वेश्चंस करेंगे।
और अगर काउंटर क्वेश्चंस में आप अटक गए तो फिर आपका सिलेक्शन का मतलब मेरे हिसाब से तो चांस ही खत्म हो जाता है, जो अगर आपका झूठ पकड़ा जाए तो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना जो भी था वो मैंने बता दिया। मैं इसके पहले करीब करीब 3 से 4 साल मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया हुआ है, तो वो मैंने वहाँ पे बता दिया। और उन्होंने बार बार वो मुझे एक पॉइंट पे मतलब फोकस कर रहे थे कि आपने अर्निंग के लिए क्या किया, इतना आप 6-7 साल से अनएम्प्लॉयड है, तो आपने अपना अर्निंग के लिए क्या किया इस 6-7 साल में। तो मैंने वहाँ पे उनको जो भी ऑनेस्टली मेरा मेरा जो जो भी चीज़ मैंने इन 6-7 साल में किया है वो उनको बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आप अपने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो हेड थे पैनल के उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे कि जो ये एलबीओ का जो आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो एलबीओ और पीओ में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहाँ से निकला मैं आपको बता। जब उन्होंने मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में मुझे पूछा था, तब मैंने उनको बताया था कि ये एक्चुअली मेरा 3rd ईयर है जो कि मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क का मेंस भी दिया हुआ है। तो उससे उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया कि जो आपने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया है, तो वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो वर्क प्रोफाइल है और एलबीओ का जो वर्क प्रोफाइल होगा, उसमें क्या डिफरेंस आपको लगता है। तो अगर आपने मेरा एग्जाम लेवल का वीडियो या फिर कोई भी इंडियन बैंक का भी वीडियो बताया देखा होगा, तो उसमें मैंने एक एग्जैक्ट जो डिफरेंस रहेगा वो क्या है वो मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। तो ठीक है, तो वो मैंने वहाँ पे बता दिया। उसके बाद वहाँ पे एक मैम भी थी पैनल में, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज़ बैंकिंग। तो मैंने उनको बता दिया कि जो आपके फाइनेंशियल सर्विसेज रहते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट्स खुलवाने, जैसे यानी कि सेविंग्स अकाउंट हो गए या फिर करंट अकाउंट हो गए, और आपका मनी ट्रांसफर करवाना, आपको लोन्स देना अलग अलग पर्पजेस के लिए, इन सब चीज़ों को मिला के हम बैंकिंग कह सकते हैं। अब उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने वहाँ पे उनको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा और भी अच्छे से मैं उनको बता सकता था, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज, पर क्या हुआ था ना, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा का पूरा मराठी लैंग्वेज, यानी कि जो मेरा रीजनल लैंग्वेज है, उस पूरे रीजनल लैंग्वेज में ही मेरा पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। एक भी सेंटेंस मुझसे इंग्लिश में पूछा नहीं गया था। तो मेरा जो प्रिपरेशन था ना, वो ऑलमोस्ट 100% प्रिपरेशन जो था वो मेरा इंग्लिश में था। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था। तो बस यही क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। अगर इन टोटल मुझे मेरे हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इंटरव्यू भी मेरा करीब करीब 5 से 8 मिनट तक चला हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि मुझे मेरे जो कुछ मिस्टेक्स मुझसे खुद से लगी उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ ना, सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रश में था, थोड़ा सा मेरी हड़बड़ी हो रही थी। वो आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी एकदम काम रहना है, कंपोज्ड रहना है। और उससे क्या हुआ ना, जब मैंने एंटर किया इंटरव्यू के जो इंटरव्यू का हॉल था वहाँ पे मैं बोलने में ना मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा रह गया, ठीक है। तो मैं फास्ट फास्ट बोलने लगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर देने लगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप पहले से अगर काम रहेंगे, थोड़ा सा कंपोज्ड माइंड से आप अंदर जाएंगे, तो वो ये जो हड़बड़ी है वो नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक ये है कि अब मेरा जो पूरा का पूरा इंटरव्यू है वो रीजनल लैंग्वेज में हुआ। तो एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन क्या किया था, मेरा मेजॉरिटी क्या 100% प्रिपरेशन मैंने इंटरव्यू का जो भी किया था वो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया था। और एक्चुअली मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है वो इस साल का है ही नहीं। मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन किया था वो इस बार मुझे काम में आया। ये भी आपको ध्यान में रखिए। अभी जिनका आईबीपीएस पीओ का मेंस भी जिनका हुआ है, या फिर यूनियन बैंक का जो एलबीओ का भी जिनका एग्जाम हुआ है, उनका अगर ठीक ठाक अच्छे से स्कोर आ रहा है तो आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। ये भी एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट अभी जो आया इंडियन बैंक का, उसके बाद 3 से 4 या फिर 5 दिन मिले बस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो 5 दिन में आप ना डिटेल में इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जब भी आपके पास टाइम है अवेलेबल, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए अपना। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंटरव्यू के ऊपर, क्या क्या प्रिपरेशन करना है, या फिर मैं भी एक आध वीडियो आपको आगे जाके उस पर बना के दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद और एक मुझे क्या मेरी गलती लगी, जब भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, तो आपको एक फ्यू सेकंड्स का गैप ले सकते, मतलब आप ले सकते हो गैप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप करीब करीब 5 सेकंड तक का भी गैप ले सकते हो। आप कोई भी अगर आपका फैकल्टी होगा जो इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने के बाद थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें कोई भी दोहराए नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। हाँ, और एक थोड़ा सा मुझसे एक गलती हुआ कि मैंने जो अपना जो ये रहता है ना ग्रीटिंग्स रहता है कि मतलब गुड मॉर्निंग, या फिर इंटरव्यू होने के बाद हैव अ गुड डे, ये बोलना मैं भूल गया एक्चुअली। मैंने थैंक्स वगैरह तो बोल दिया था जब मैंने एंटर भी किया था। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो एंटर करने के वक्त पे मैं कम इन भी पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला कि जी आइए, और बैठने के लिए मुझसे कहा था, तब मैंने थैंक यू भी बोल दिया था। लेकिन उसके बीच में जो आपको गुड मॉर्निंग या फिर जो भी है उस टाइम के हिसाब से बोलना है, वो मैं बोलना यहाँ पे भूल गया था। फिर इंटरव्यू होने के बाद भी मैंने थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन आपको एक बात करनी है कि उसके बाद हैव अ गुड डे अगर आप बोल सकते हो वहां पे, अगर आपको चांस मिल गया, आप उतना कंपोज्ड रह गए अगर इंटरव्यू के लास्ट तक भी, क्योंकि क्या होता है ना इंटरव्यू के बीच में ना वो अपना हुलिया बिल्कुल बदल देते हैं। मेरे भी पैनल के साथ ऐसा हुआ था। मेरे जो 5 मेंबर्स थे मेरे पैनल में, उनमें से 4 मेंबर्स तो एकदम बिल्कुल मतलब हंसमुख चेहरे से बैठे हुए थे, लेकिन जो आपके जो हेड ऑफ द पैनल थे, जो मेन सर थे ना, उन्होंने ना बीच में से अपना मतलब चेहरा एकदम सीरियस कर लिया था। तो मेरे हिसाब से वो उनका
एक ट्राई था कि इसको प्रेशर डालते हैं इस कैंडिडेट पे, देखते हैं ये किस तरह से हैंडल करता है। तो ये चीज़ें भी सब होती रहती है। तो आप उतना कंपोज्ड रहना बहुत मुश्किल है, आपका इंटरव्यू जब तक खत्म होता है तब तक। आपको इस वक्त पे पता चलेगा कि 5 या 6 या 7 मिनट का जो टाइम होता है वो कितना लंबा होता है, वो इस टाइम आपके इंटरव्यू के वक्त आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लिटरली मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है आपको, आपका कुछ टाइम का सेंस नहीं रहता है, कुछ आपको आपकी सराउंडिंग का भी बहुत सारा सेंस आपको चला जाता है, गायब हो जाता है। आपको आपने कभी कभी सुना होगा, आप ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं कि आपके पीछे वाली वॉल का कलर बताइए, या फिर ये सब कहाँ से आया हुआ है। तो ये इसी चीज़ का एक प्रमाण है कि आपका जो आप जब भी आप इंटरव्यू के हॉल में एंटर करते हो तो आपको कंपोज रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो धड़धड़ है, पहले तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ मेरी मिस्टेक्स थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। और इस वीडियो के बारे में या फिर इंडियन बैंक एलबीओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कोई किसी भी तरह से आपको अगर ये वीडियो हेल्प किया रहेगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।